हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। चलिए, आज अपन पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक, मैटर वेव्स एक्चुअली। ठीक है, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और बहुत ही एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स का। तो व्हाट इज बेसिकली मैटर वेव्स, या फिर ये आखिर है क्या कंसेप्ट इसके पीछे का। तो हमें पढ़ना है बेसिकली मैटर वेव्स के बारे में। ठीक है जी। चलिए बच्चा, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके पीछे की कल्पना क्या है। ठीक है, उसके बाद विल गो मैटर वेव जो है उसमें क्या होना चाहिए या कैसे है। तो द थिंग इज कि अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्स जो है बेसिकली वो सिमेट्रिक है। यूनिवर्स सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर कहीं पे मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसके इक्विवेलेंट क्या करता है, एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को मैटर बोलते हैं तो आप कहेंगे कि जो पॉजिट्रॉन है वो क्या है, वो एंटी मैटर है, प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ सिमिलरली जब बात करते हैं आप पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +e और उसका मास इतना ही होता है जितना किसका मास है, इलेक्ट्रॉन्स का मास है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप कहें, लेट अस सपोज प्रोटॉन को अगर आप मैटर कहें तो क्या होगा, एंटी प्रोटॉन जो है इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एंटी मैटर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, प्रोटॉन का चार्ज +e है, मास ऑफ द प्रोटॉन आप जानते हैं क्या होता है, तो एंटी प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के जस्ट अपोजिट होगा और मास उसके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंड सो ऑन। तो जहां मैटर एग्जिस्ट करता है वहां एंटी मैटर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस एंटी मैटर की जो बेसिकली क्वांटिटी है, जो अमाउंट है यूनिवर्स में, वो बहुत कम है जो हमें पता है। ठीक है, तो फिर मैटर वेव्स का रिलेशन क्या है, या फिर मैटर वेव्स जो है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, या इसके पीछे की क्या कहानी है। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं, जब आप लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर होता है। लाइट का ड्यूल नेचर का मतलब होता है, लाइट यानी कि बेसिकली एक तरह से एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी आती है बेटे जी दो तरीके से। एक तो आती है कॉन्टिन्यूस एनर्जी आ रही हो, और एक होता है डिस्क्रीट एनर्जी अगर आती हो। तो अगर कॉन्टिन्यूस एनर्जी आती है तो उसमें अपन बोलते हैं, उस केस में लाइट जो होती है वो वेव नेचर होता है, यानी कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। लेकिन डिस्क्रीट अगर होता है तो उस केस में अपन लाइट का क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर कहा जाता है। यानी कि इसमें जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी होगी। ठीक है, तो द थिंग इज कि जैसे अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस यानी कि जो वेव नेचर है उसको लेकर के अगर आप बात करते हो, तो यहाँ तो एनर्जी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ जो डिसकॉन्टिन्यूस है डिस्क्रीट एनर्जी है। यहाँ अपन बात करते हैं फोटोन की, और फोटोन को इन डिटेल में अपन पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो जो मैटर वेव्स है उसके पीछे की क्या कहानी है, ठीक है, वो क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे का क्या है वो समझते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि लाइट जो है उसी के बारे में बेसिकली सबसे पहले ये कहा गया कि लाइट का देखिए वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के जो अलग अलग फिनोमिनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो अलग अलग फिनोमिना जो है लाइट के अलग अलग नेचर के बेसिस पे वर्क करते हैं। ठीक है जी, जब अपन बोलते हैं कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, तो वैसे ही अपन बोलते हैं यूनिवर्स में जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो वह हम ये बोलते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट से है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स देन देयर आर वेव्स एसोसिएटेड विद इट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स देन देयर आर वेव्स एसोसिएटेड विद इट। ये जो वेव्स इस मूविंग मास के साथ, मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इन वेव्स को कहा जाता है कि वो कौन सी वेव्स हैं, मैटर वेव्स हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है, यानी कि वो वेव्स एमिट करता है,
उन्हीं वेव्स को उन्होंने क्या नाम दिया है, उन्हीं जो वेव्स है उनको उन्होंने नाम दिया है मैटर वेव्स। मैटर का मतलब यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, यानी कि जैसे मास है तो उसकी बात हो रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती है उनको कहा जाता है मैटर वेव्स। ये मैटर वेव जो है इसके लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज किया जाता है। और डी ब्रोगली ने ये कहा कि जब कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, कोई भी मूविंग मास के साथ हमेशा वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। और उन वेव की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ विच जिसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो वेवलेंथ जो है दैट इज इन द इनवर्स रिलेशन विद द लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। तो P यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पे h कांस्टेंट है, दैट इज h बाई पी। और आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी भी लिखते हैं अपन। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, या फिर क्या लिखेंगे अपन, h अपॉन एम वी। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली there are always waves associated with the moving mass, and the wavelength of these waves is inversely proportional to its linear momentum, and it is given by lambda is equals to h by p, यानी कि h अपॉन m इंटू वी। m उस ऑब्जेक्ट का मास है और v उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसके बारे में बात कर रहा होगा। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसकी कैलकुलेशन बेसिकली हमें करनी होती है। तो यूनिवर्स जो है वो सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब था? तो हमने कहीं ये कहा कि मैटर एग्जिस्ट करता है तो एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर किसी मूविंग मास के साथ वेव्स एसोसिएटेड है तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि जहां वेव्स होंगी हो सकता है कि वहां क्या हो, वहां कोई ना कोई मूविंग मास हो। दैट इज ए पॉसिबिलिटी, राइट? तो देखिए, वेव्स जरूरी नहीं है कि मूविंग मास ही एमिट करता है, लेकिन अगर वेव्स हैं तो मे बी देयर इज ए मूविंग मास एक्चुअली। तो अगर एक मूविंग, तो ये क्या हो गया, ये वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट हो गया कि मूविंग मास के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है, और अगर वेव्स हो तो उसके साथ मूविंग मास एसोसिएटेड हो सकता है, यानी कि वहां एक मूविंग मास एग्जिस्ट कर सकता है, मे एग्जिस्ट। तो ये जो मैटर वेव्स होते हैं इनको प्रोबेबल वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोबेबल वेव्स अपन क्यों बोलते हैं? देखिए, प्रोबेबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी बेसिकली। ठीक है, तो प्रोबेबल वेव्स इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, लेट अस सपोज, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होने के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जैसे लेट अस सपोज कि एक मूविंग मास है जो इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा है मूविंग मास की, तो उसकी वजह से जब आप इसकी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो एट द सेम इंस्टेंट इसका लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा जी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, और एच अपॉन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। डेल्टा एक्स विल बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, डेल्टा पी विल बी द अनसर्टेनिटी इन द लीनियर मोमेंटम। यानी कि अगर आप लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पोजीशन में बहुत ज्यादा क्या आएगा, चेंज आ सकता है। पोजीशन सही से बताने की कोशिश करेंगे तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि हम किसी भी वेव के साथ जो मास एसोसिएटेड है, यानी कि जिस मास के साथ वो वेव एसोसिएटेड है, उस मास के किसी पर्टिकुलर रीजन में होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इन वेव्स को क्या नाम दिया गया है, प्रोबेबल वेव्स भी नाम दिया गया है। अब खेल आता है कि हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, जस्ट फॉर द एग्जांपल लेट अस सपोज देयर इज ए बॉल। देखिए, अपन सिंपल क्रिकेट खेलते हैं तो मान लेते हैं एक बॉल है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, और बॉल की जो स्पीड है दैट इज लेट अस सपोज 100 मीटर पर सेकेंड है, जो मैंने बहुत ज्यादा ली है बेसिकली। अगर मैं आपसे कहूं इसके लिए इस मूविंग बॉल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड बताइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ गिवन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई, विल राइट कितना आएगा, पी। आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज सबकी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच की जगह क्या लिखना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई पी, यानी कि एम इंटू वी। एम यानी कि मास इसका, तो दैट इज 200 ग्राम है, तो डिवाइड कर दिया 1000 से, वो 1000 ऊपर चला गया, इंटू वी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है। 1 2 3 3 0 हैज बिन कैंसल्ड आउट। इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 3.0
into 10⁻⁴ you will get माइनस कितना 35, राइट, मीटर। अब आप बताइए ये वेवलेंथ जो अपन ने -35 मीटर रेंज की में लिखी है, इज इट मेजरेबल फॉर अस? तो नो, इट इज नॉट मेजरेबल फॉर अस। इवन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनी ऑफ द, अगर कोई भी आप साइंटिफिक चीज का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो वो कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन मेजरेबल नहीं है। तो देर आर ऑलवेज वेव्स एसोसिएटेड, ये हैवी मास है, ठीक है, तो इसके साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होंगी, लेकिन उन वेव की वेवलेंथ इतनी कम है कि हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उनको फील नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे लेट अस सपोज वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अपन ने लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मीन वाइल साथ साथ इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप बात करते हैं चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e के इक्वल, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 1000 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। बहुत ही ज्यादा स्पीड लिया, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन कोई नहीं, इससे ज्यादा स्पीड भी हो सकती है इनकी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताइए, तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई m इंटू वी, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी की वैल्यू 1000 विच इज 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठते हैं तो 10⁻⁻6 की रेंज में आएगा लगभग ये, ठीक है, तो 10⁻⁻6 की रेंज में आएगा मीटर में। ये माइक्रो है, राइट, 10⁻⁻6 विच कैन बी मेजर्ड। तो देखिए जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, मास जो है, सो जो डिस्टेंस है, ठीक है, कवर करने के लिए वो भी क्या होती है, वो होती है कम। तो बेसिक वो ज्यादा होती है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो लाइट जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो हल्के पार्टिकल हैं जितने भी, ठीक है, उनके लिए वेवलेंथ मेजरेबल होती है। तो उनके साथ वेव्स एसोसिएटेड होती है, उनके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको करके बताया कि बॉल और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो मास का एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए यूजुअली हम मैटर वेव्स का यूज करते हैं। सॉरी, अगर अपन बात करते हैं कि मैटर वेव्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के लिए हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम ये लिखते हैं कि मैटर वेव्स अगर कैलकुलेट करनी हो तो पार्टिकल दो टाइप के होंगे, या तो चार्ज पार्टिकल होगा और या अनचार्ज न्यूट्रल पार्टिकल होगा। अगर चार्ज पार्टिकल है आपके पास, तो चार्ज पार्टिकल के केस में क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी, वो होता है Q डेल्टा V। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है P² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि यहाँ जो P की वैल्यू आएगी दैट इज आएगी √2m⁴ इंटू डेल्टा V। सही है यहाँ तक? तो चार्ज पार्टिकल में क्या क्या आता है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो चलिए लैम्डा लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आइदर यू विल यूज फॉर्मूला h/p, या फिर आप यूज करेंगे h/mv, या फिर आप यूज करेंगे h/√2m⁴ डेल्टा v। ये फॉर्मूले चार्ज के लिए कंप्लीटली, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो इनमें से कुछ ना कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यू डेल्टा वी मैंने क्यों लिखा, उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस अगर आप एक्सल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल, इसीलिए क्यू डेल्टा वी लिखा। स्पेसिफिकली अगर अपने को लेमडा फॉर द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो, तो h/m इंटू वी, एम की वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दैट इज इक्वल्स टू वी कैन ऑल्सो यूज h/√2m, m यानी कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, q यानी कि e इंटू क्या होगा डेल्टा वी। अब आप बताइए ये h, m, e और e सारे के सारे कांस्टेंट, अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी, ये आएगा बेटे जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, आई एम सो सॉरी, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जो है बेटे जी वो आएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया। जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो आपको वोल्ट में लिखना है। किस में लिखेंगे, वोल्ट में, जस्ट बी केयरफुल। अब अपन बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बाद जब बात होती है प्रोटॉन के बारे में, तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज अगर लिखें तो +e है।
मास ऑफ द प्रोटॉन अगर लिखें तो मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 क्या लिखेंगे बेटे? किलोग्राम। राइट। अगर मैं लेमडा कैलकुलेट करूं तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एच अपॉन पी, पी की जगह एम वी, तो एम पी वी पी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m क्यू डेल्टा वी, तो 2m मास ऑफ द प्रोटॉन, क्यू की वैल्यू ई इंटू क्या हो गया? डेल्टा वी। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसमें एक और चीज है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और फॉर्मूले को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाले को। दैट इज 150 अपॉन, ये पूरे के अंडर रूट में आ सकता है। ठीक है जी। ये वोल्ट में लिखना है आपने, तो आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो यानी कि 12.27 का अंडर रूट मैंने क्या लिख दिया? 150 लिख दिया, स्क्वायर सॉरी। तो स्क्वायर 150 है, तो 150 पे अंडर रूट लगा दिया, डेल्टा वी पे पहले से अंडर रूट था तो कंबाइन कर लिया। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो एच एम पी ई सारे के सारे फिर से क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से जो लेमडा का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी, फिर से अगेन इन दी एंगस्ट्रॉम। तो 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, तो ये आ गया एंगस्ट्रॉम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। लेट अस टॉक अबाउट द ड्यूट्रॉन। की ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन, जैसे प्रोटॉन को 1h1 कहा जाता है, ड्यूट्रॉन को 1h2 का न्यूक्लियस को कहेंगे। तो व्हेन विल टॉक अबाउट द चार्ज, तो चार्ज तो इस पे कितना आएगा? प्लस ही आएगा। इफ विल टॉक अबाउट द मास, मास ऑफ द क्या लिखेंगे? ड्यूट्रॉन। तो मास ऑफ द ड्यूट्रॉन होता है बेटे जी ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन के इक्वल। तो अगर हम फिर से सेम फॉर्मूला यूज करें, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, पी की जगह क्या लिखेंगे? एम इंटू वी लिखेंगे। तो एम इंटू वी दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू डेल्टा वी। ठीक है, सारी वैल्यू। अब यहाँ जो मास लिखा है वो किसका मास होगा? ड्यूटेरियम का। जो चार्ज लिखा है वो किसका होगा? ड्यूटेरियम का। तो यहाँ ड्यूटेरियम का चार्ज ई है। ठीक है जी। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, तो आती है बेटे 0.202 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी। सेम चीज 0.202 को क्या रखेंगे? एज इट इज डेल्टा वी को अगर वोल्ट में रखेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो ये हुई ड्यूट्रॉन की बात। अब बारी आती है एट द एंड, अगर अपन ने बात की है इसके बारे में, तो अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, यानी कि 2He4। लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज, चार्ज होगा +2e होगा। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर लिखें तो 4 टाइम्स मास ऑफ द क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा। यहां जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन, तो लेमडा इज इक्वल्स टू रिलाइट बेटे जी एच बाई पी, पी की जगह लिखेंगे एम इंटू वी, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? 2m। ठीक है। अब मास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का आएगा, जस्ट बी केयरफुल। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि क्यू ऑफ अल्फा इंटू क्या लिखेंगे? डेल्टा वी। सिंप्लीफाई करेंगे, एम एम अल्फा की जगह कितना आएगा? 4 MP आएगा, और इसकी जगह आएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया लेमडा अपॉन 2√ओवर ट्वाइस मास ऑफ द प्रोटॉन ई इंटू डेल्टा वी। ये जो लेमडा अपॉन √2m e डेल्टा वी है, ये इसके लिए ऊपर से अगर वैल्यू आप यूज करते हैं तो ड्यूट्रॉन वाली वैल्यू यूज हो सकती है ना। तो क्या है? 0.202, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 0.101। ठीक है, तो लेमडा जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 0.101 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? डेल्टा वी। तो ये अल्फा पार्टिकल के लिए जो आया दैट इज इन दी क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो इसे लिख दिया अपन ने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए हो गया। अब बात करते हैं अनचार्ज पार्टिकल को लेकर के, कि अनचार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा। अनचार्ज पार्टिकल को मिलती है जो एनर्जी, वो होती है थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी कितना हो जाएगा इस बार? अगर अभी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी अनचार्ज के लिए, तो थर्मल वाला 3/2 kT, के जहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। तो अगर आप लेमडा की वैल्यू लिखें, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस 2m क्यू डेल्टा वी। राइट। तो क्यू डेल्टा वी पहले हुआ करता था किसी जमाने में, जब आप चार्ज पार्टिकल की बात करते, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी तो लेट अस डू वन थिंग, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। क्या बचेगा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT। चलिए, तो ये लैम्डा आ गया किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि हमने ये जो बात की है
ये किसके लिए की है? ये न्यूट्रॉन के लिए है स्पेसिफिकली। डन यहाँ तक? तो ये अनचार्ज पार्टिकल को लेकर के है। इसमें कुछ और चीजें उनको भी अपन ऐड करेंगे अभी साथ साथ, ठीक है जी। तो इसमें अपन और क्या बात कर सकते हैं इसको लेकर के? तो इसमें जो एक चीज और अपन ऐड करते हैं बेटा जी, जो बोहर्स पोस्टुलेट है, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट जो होता है, ठीक है, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। बोहर सेकंड पोस्टुलेट वॉज कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, वो h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो इस चीज को प्रूव करना है बेसिकली अपने को। तो देखिए, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, राइट? अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में है, यहाँ इसके सेंटर में एग्जैक्टली क्या है, न्यूक्लियाई है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सिंस मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो क्या करेगा, अपने साथ वेव्स एसोसिएटेड रखेगा इस तरह से। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कितनी वेव्स बन गई, ठीक है, तो देखिए, इफ फॉर nth ऑर्बिट, फॉर nth ऑर्बिट number of waves n, the length of a wave which is known as wavelength, sorry, the length of a wave, that is lambda. So the length of total waves, एक वेव की लेंथ लैम्डा के इक्वल और n वेव्स है, तो ये बन गया n लैम्डा। अब देखिए, हैंड्स फोर्थ, एक वेव की वेवलेंथ जो है वो क्या है, n लैम्डा है। ऐसी n वेव्स, लैम्डा है, n वेव्स है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, n लैम्डा। हिसाब से देखा जाए तो क्या ये एक पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल है? तो यस। अगर सरकमफ्रेंस के इक्वल है तो अपन ये लिखेंगे 2 पाई r, सरकमफ्रेंस के अंदर है, पूरा पूरा सरकमफ्रेंस पे 2 पाई r, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेवलेंथ है ना, तो ये लिख दिया मैंने n लैम्डा। सही है यहाँ तक कहानी? 2 पाई r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n लैम्डा। अगर मैं r को यहीं रखूं तो आप मेरे को ये बताइए, यहां से r इज इक्वल्स टू विल राइट कितना आएगा, n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक काम करते हैं, MV से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, तो क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो MVR इज इक्वल्स टू, या लेमडा को H/P लिख दो चलो, तो ये बन गया H/P, P की जगह लिखेंगे MV, इंटू कितना हो गया, 2 पाई। ये बेटा जो MV है ये इस R के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी MVR। और ये MVR किसके इक्वल आता है, MVR आ रहा है यहाँ पे NH/2 पाई, तो ये हो गया NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो MVR इज इक्वल्स टू क्या हो गया, NH/2 पाई। यही बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था जो अपन ने प्रूफ किया एक तरह से, किससे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, यानी कि मैटर वेव्स के कंसेप्ट जो अपन ने सीखे हैं उससे। चलिए, तो इसमें एक चीज और जो है वो आती है, दैट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। एनीबडी नोज कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं इसमें, चलिए, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बेसिकली डी ब्रोगली ने तो बेटा जी ये बता दिया कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, दैट इज इज गिवन एज H/P, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट का रेशियो लीनियर मोमेंटम के साथ में। लेकिन इसको वेरीफाई करना, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना बहुत जरूरी था।
तो इसके लिए बेसिकली क्या किया गया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये कैसे इसको वेरीफाई करता है वो समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं, फिलामेंट अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिलामेंट के ऊपर बेसिकली बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है, और इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। सोर्स यानी कि बैटरी बोल सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। इसे एक सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से फिलामेंट क्या होगा बेटे, हीट होगा जब इससे करंट फ्लो होता है तो। और अगर फिलामेंट हीट होगा तो उसकी वजह से इससे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका क्या होता है, एमिशन होता है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गन है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनको अपन क्या करते हैं, एक एनोड से पास करवाया जाता है, ठीक है। किस तरह से पास करवाते हैं अपन, ठीक है, पास करवाएंगे, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि इनको अपने को स्ट्रीमलाइन करना है, दैट इज कि इनसे अपने को क्या बनानी है, एक वेव बनानी है। तो इससे अगर पास होंगे एनोड के सिलेंडर से, तो ये क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रॉनों की जो है वो वेव बन जाएगी। इन इलेक्ट्रॉनों की वेव का क्या करवाया जाता है, इंसिडेंस करवाते हैं। इंसिडेंस करवाया किस पे, निकल क्रिस्टल पे, क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये निकल क्रिस्टल पे आप इसका क्या करवाएंगे, इंसिडेंस करवाएंगे। तो इंसिडेंस के बाद यहाँ पे ये क्या होगा, लेट अस सपोज कि ये बाउंस बैक करके और इस तरह से डिफ्रैक्शन होके ये इस तरह से वापस जाता है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का यूज करते हैं। एक स्लाइडिंग जो स्लैब है उस पे एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर होता है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर जो है, इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है बेसिकली इसको क्या करना, इसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्टेड होता है बेटे जी ये गैल्वेनोमीटर। और आप जानते हैं शायद कि गैल्वेनोमीटर जो है उसका काम क्या होता है, वो हल्का सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसको मेजर करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट को वो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो यहां अपन ने इस्तेमाल किया है किसका, निकल क्रिस्टल का। तो बेसिकली जो इसका सबसे पहला एलिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं बेटे जी इलेक्ट्रॉन गन, तो इलेक्ट्रॉन गन के लिए फिलामेंट यूज करेंगे आप, ठीक है, जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई होती है, ठीक है। तो कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड, कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड, ये याद रखनी है ये वाली चीज। तो यहां से ये फिलामेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करता है, जिसको अपन थर्मल एमिशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने सोर्स कनेक्ट किया है तो सोर्स की वजह से जो हाई वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं सरफेस से, फिलामेंट से, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो फिलामेंट के हीट होने की वजह से होते हैं। तो इनको थर्मल एमिशन कहा जाता है। और ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलते हैं, तो क्या करते हैं, इनको एक हाई वोल्टेज एनोड से पास करवाया जाता है ताकि इनसे एक वेव बन जाए। और इसका इंसिडेंस करवाते हैं बेटा जी आप किस पे, निकल क्रिस्टल पे। तो दूसरा इसका जो एलिमेंट है दैट इज द निकल क्रिस्टल। तो निकल क्रिस्टल पे इसका क्या करवा लिया अपन ने, इंसिडेंस करवा लिया। ये निकल क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट करने के बाद में किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का काम होता है इनको कलेक्ट करने का। और ये इनको कलेक्ट करके और क्या करता है, जो गैल्वेनोमीटर इसके साथ अटैच्ड होता है, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो रीड करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम ये बोलते हैं कि इसमें सर वो कहाँ आया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो कैसे वेरीफाई हुई। तो बेटा जी उसका खेल आता है ये जो निकल क्रिस्टल वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ निकल क्रिस्टल वाले में अपन यूज करते हैं बेटे जी ब्रैग्स इक्वेशन का। अब ये ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, ब्रैग्स इक्वेशन होती है बेटे जी 2d sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और इसे बोलते हैं d sin फाई इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन के केस में अपन लिखते हैं ब्रेग्स इक्वेशन जो होती है, ठीक है, कि ब्रेग्स इक्वेशन जो है वो क्या है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कौन क्या है। ये जो डी है, ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटल डी जो है वो क्या है, इसमें तो दोनों अलग अलग हैं। ये जो निकल क्रिस्टल है, सिंस अपन खुद क्रिस्टल बोल रहे हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो लैटिस स्ट्रक्चर होगी, यानी कि लेयर्स के फॉर्म में होगा।
तो दो ये जो एटम्स होते हैं इनके बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं, ये कैपिटल डी है एटॉमिक गैप, और ये इंटर एटॉमिक गैप है, इसे बोलते हैं स्मॉल डी। यानी कि दो लेयर्स के बीच का जो गैप होता है उसको कहा जाता है, दैट इज क्या है, स्मॉल डी है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा जो आप रिसीव करने वाले हैं, होल्ड ऑन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। और लैम्डा क्या होगी, लैम्डा होगी बेटे जी, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, लैम्डा इज बेसिकली यहाँ पे वेव लेंथ है। अब बारी आती है थीटा और फाई को डिफाइन करने की, तो थीटा इज नोन एज द ग्लांसिंग एंगल। अब ग्लांसिंग एंगल क्या है वो अपन बना लेते हैं, निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे जब आपने क्या करवाया, इंसिडेंस करवाया, इस तरह से जब ये क्या चली गई, वापस चली गई, तो इस लैटिस के साथ इसका जो एंगल होता है इसको ग्लांसिंग एंगल कहा जाता है, और ये जो पूरा एंगल होता है इसे फाई कहा जाता है। ठीक है जी, इस फाई को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला उस चीज पे आते हैं अपन। तो ये पता चला कि 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री के लिए जो डिफ्रैक्शन आता है वो मैक्सिमम आता है। तो इस पर्टिकुलर के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर जिसको अपन बोलते हैं उसके लिए अगर अपन लैम्डा कैलकुलेट करें, तो व्हेन द लैम्डा वाज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, तो ये आया था बेटे जी 1.66 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट, विद द हेल्प ऑफ 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा और d साइन फाई इज इक्वल्स टू एन लैम्डा से। और अगर अपन डी ब्रोगली वाले के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो होता है 12.27 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट डेल्टा वी। ये इलेक्ट्रॉन के ये होता है एंगस्ट्रॉम में। वी की डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास है 54 वोल्ट, अगर वो आप वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके फिर से कैलकुलेट कर दे तो ये आंसर भी अप्रोक्सीमेट किसके आसपास आता है, 1.66 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या किया, जो ब्रैग्स इक्वेशन है जो डिफ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है उससे भी इतनी ही वेवलेंथ आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन जिनकी क्या बन रही है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन की वेव बन रही है इसकी यही आ रही है। और जो अपन बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से वेवलेंथ की लैम्डा की, तो वो भी क्या आ रही है, वो भी सेम आती है अप्रोक्सीमेट। तो हेंस दिस इज जस्टिफाइड कि जो डी ब्रोगली ने लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी दिया था वो फॉर्मूला बिल्कुल क्या है बेटा जी, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट द मैटर वेव्स। ठीक है, चलिए, तो ये मैटर वेव्स के बारे में है, बाकी अपन अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।